दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज तक अपने घर से कितनी दूर गए हो, तो आपका जवाब क्या होगा? दूसरे शहर तक, दूसरे स्टेट तक, दूसरे देश या ज्यादा से ज्यादा दूसरे कॉन्टिनेंट तक। अब चाहे आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार किलोमीटर्स का सफर ही तय किया होगा। लेकिन 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुए वॉयेजर 2 के सामने ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। फिलहाल तक ये धरती से 194 करोड़ किलोमीटर्स दूर निकल चुका है और लगातार अंतरिक्ष में ट्रैवल करता जा रहा है। साल 1989 में ये सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट नेपच्यून तक पहुंच गया था। वॉयेजर 2 ने पहली बार ये बताया था कि नेपच्यून के पास भी रिंग्स मौजूद है। साथ ही इसने नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर में एक मैसिव स्टॉर्म को भी देखा था। ये 2414 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही विंड्स के कारण बना था। आपको बता दूं कि ये सोलर सिस्टम में आज तक ऑब्जर्व की गई स्ट्रॉन्गेस्ट विंड थी और वैज्ञानिकों ने इस स्टॉर्म का नाम द ग्रेट डार्क स्पॉट रखा था। इसके करीब 5 साल बाद जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून को ऑब्जर्व किया तो वहां पर कोई ऐसा स्टॉर्म नहीं था। तो आखिर इतनी तेज विंड्स और ये स्टॉर्म वहां कैसे आए और ये गए तो गए कहां? नेपच्यून अपने आप में एक नहीं बल्कि ऐसे कई रहस्य छिपाए हुए हैं और अब नासा और इलोन मस्क मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इन सभी रहस्यों को सुलझा सकता है। यही नहीं, इलोन मस्क ने इस बार वो धमाका किया है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नासा और इलोन मस्क के इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं नेपच्यून की सैर पर अंतरिक्ष टीवी के साथ। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट नेपच्यून रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों के बारे में हमें जो भी नॉलेज है उसका एकमात्र सोर्स वॉयेजर 2 ही रहा है। नेपच्यून पर अपनी ट्रिप के दौरान वॉयेजर 2 ने ऑब्जर्व किया कि ये प्लैनेट यूरेनस से ज्यादा गर्म है। अब यूनिवर्स की हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि भाई जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो फिर आखिर ये नेपच्यून यूरेनस से ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? शुरुआत में ऐसा कहा गया कि नेपच्यून सूरज से रिसीव होने वाली हीट से डबल हीट एमिट करता है और इसीलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात तो ये है कि जुपिटर और सैटर्न भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये गलती नेपच्यून की नहीं बल्कि यूरेनस की है। जोवियन प्लैनेट्स के बीच यूरेनस ही अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है। नेपच्यून अपनी ये एक्स्ट्रा हीट इंटरनल सोर्सेज से प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूरेनस ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि प्लैनेट की कोर अपनी ग्रेविटी के कारण हमेशा मटेरियल्स को अंदर की ओर खींचती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके कारण मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदलती रहती है और यही इंटरनल हीट है जो कॉन्स्टेंटली बाहर आती रहती है। इसे हम ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पर अब सवाल उठता है कि आखिर यूरेनस नेपच्यून की तरह इंटरनल हीट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाता? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यूरेनस नेपच्यून से ज्यादा पुराना प्लैनेट है। मतलब यूरेनस पहले बना था और फिर नेपच्यून उसके बाद। अब यंगर प्लैनेट्स ज्यादा हीट को एमिट करते हैं और जैसे जैसे प्लैनेट्स बूढ़े होते जाते हैं ये कम हीट को एमिट करते हैं और ठंडे होते जाते हैं। नेपच्यून से जुड़ी कुछ रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि नेपच्यून के इंटरनल हीट और वहां चलने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स में कुछ कनेक्शन हो सकता है। इन शॉर्ट, नेपच्यून के बारे में फिलहाल तक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स काफी टैंगल्ड है और वॉयेजर 2 की एक ट्रिप उनको क्लियर करने के लिए काफी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉनेक्स यानी कि कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लोरेशन रिसर्च नाम के एक ग्रुप ने नेपच्यून के एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की बात कही है। इस मिशन का नाम आर्कैनम रखा गया है। आर्कैनम एक एल क्लास स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जो ना केवल बहुत लार्ज होगा बल्कि ये लॉन्गर डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने के लिए बना होगा। इसका वजन 21,000 किलोग्राम का होगा और ये इंसानी इतिहास में डीप स्पेस में भेजा जाने वाला सबसे विशालकाय स्पेसक्राफ्ट होगा। इसके थ्रू एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो नेपच्यून को ऑर्बिट करेगा और इसके सबसे बड़े मून ट्राइटन पर एक लैंडर भी भेजने के प्लान्स है। ऐसी भी खबरें निकल के आई है कि इसके थ्रू एक टेलीस्कोप भी भेजा जाना है जो नेपच्यून की ऑर्बिट में रहते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह हमें यूनिवर्स के दर्शन कराएगा। अब भाई कहने को तो हम पूरी धरती को ही पैक करके नेपच्यून पर भेज दे, लेकिन बैग में एक जगह भी तो होनी चाहिए ना। आज तक ऐसा रॉकेट बना ही नहीं है जो इतना सारा सामान लेकर स्पेस में इतनी दूर तक भेज पाए।
अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ही देख लो, इसके केस में भी सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिली थी और इसको सॉल्व करने के लिए टेलीस्कोप को ना जाने कहां से फोल्ड करके लॉन्च व्हीकल में घुसाया गया था। अब भाई ये प्रोसेस ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन पैसा भी इसमें भर भर कर लगता है। आर्कैनम मिशन की सक्सेस के लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो ना केवल इनोवेटिव हो बल्कि पैसा भी सेव करे। मैं आपको एलोन मस्क की उस इनोवेशन के बारे में बता देता हूं जो नेपच्यून तक की जर्नी को आसान बना सकती है और ये इनोवेशन है स्पेसएक्स का सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल स्टारशिप। वैज्ञानिकों की माने तो एलोन मस्क का ये लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्सप्लोरेशन की तस्वीर बदल देने वाला है। इससे हम आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर हेवी स्पेसक्राफ्ट्स आसानी से भेज सकेंगे। ये ना सिर्फ एक लॉन्च व्हीकल है बल्कि अपने आप में एक स्पेसक्राफ्ट है। फिलहाल स्टारशिप पर काम चल रहा है और 2022 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसकी टेस्टिंग को तेज करने वाली है। स्टारशिप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो 1,00,000 किलोग्राम की कही जा रही है। ये एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट होने वाला है, मतलब ये अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद वापस धरती पर भी आ सकता है। एलोन मस्क का दावा है कि इसके एक लॉन्च में सिर्फ $20 लाख का खर्च आएगा जो दुनिया के किसी भी दूसरे लॉन्च व्हीकल से काफी सस्ता है। मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारा पैसा बचा सकेंगे और वही पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन और दूसरी एडवांस्ड मशीनरी पर खर्च होंगे। इसके अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का खाली स्पेस होगा जिसमें आप पूरा का पूरा आईफिल टावर तोड़कर रख सकते हैं। मतलब अगर आपको नेपच्यून पर ड्रिलिंग रिग्स भेजनी है तो इन्हें आसानी से भेजा जा सकता है और वहां छोटे छोटे रोबोट से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीन्स से सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। और भाई फिर हम वहां से 100-200 ग्राम के सैंपल वापस नहीं लाएंगे बल्कि पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट भरकर सॉइल और रॉक्स के सैंपल ला सकते हैं। इससे वैज्ञानिक किसी भी प्लैनेट की प्रेजेंट कंडीशन से लेकर उसकी हिस्ट्री और फॉर्मेशन तक की काफी कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यानी कि हम एक बार में ही प्लैनेट की कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। कॉनेक्स रिसर्च नासा और एलोन मस्क के साथ मिलकर स्टारशिप के थ्रू ही आर्कैनम मिशन को नेपच्यून पर भेजने की प्लानिंग कर रही है। अब यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नासा और ब्लू ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही लॉन्च सिस्टम के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन वो एक चीज जो स्टारशिप को यूनिक बनाती है वो है इसकी रिफ्यूलिंग प्रोसेस। अभी तक अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता था तो उसका आधे से ज्यादा फ्यूल तो उसके धरती की ऑर्बिट तक पहुंचाने में ही लग जाता था और उसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट थोड़े से फ्यूल के साथ दूसरे ग्रहों की ओर बढ़ता था। और अगर फ्यूल को ज्यादा रखने की कोशिश की जाए तो हमें स्पेसक्राफ्ट में रखे कार्गो से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन स्टारशिप के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि एक स्टारशिप आउटर स्पेस में रहते हुए भी अपना फ्यूल दूसरी स्टारशिप को ट्रांसफर कर सकती है। मतलब मान लीजिए कि हम एक स्टारशिप धरती की ऑर्बिट तक भेजते हैं तो उसका 40% फ्यूल ही बचता है। अब हम उसके पीछे कुछ और स्टारशिप भेजेंगे जिसमें सिर्फ फ्यूल ही फ्यूल होगा। वो स्टारशिप्स हमारी पहली वाली स्टारशिप को रिफ्यूल कर देगी और फिर वो पहली वाली स्टारशिप फुल टैंक के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगी। अब जरा सोचिए कि इस तरीके से हमारा मिशन कितने लंबे समय तक चल सकता है और हम कितनी एफिशिएंटली दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एलोन मस्क की थिंकिंग यहीं पर नहीं रुकती। मस्क दूसरे प्लैनेट्स पर फ्यूल डिपोट बनाने के सपने देखते हैं। मतलब जिस तरह हमारी कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और रिफ्यूल कर लेते हैं, वैसे ही ये स्टारशिप्स रिफ्यूलिंग के लिए बीच बीच में प्लैनेट्स पर रुक पाएंगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या स्टारशिप और आर्कैनम मिशन नेपच्यून के सारे रहस्यों को सुलझा पाएगा? और क्या एलोन मस्क के ये बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो सकेंगे? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।